खटीमा के ग्राम सभा भगवा चौवन में एकल अभियान के कार्यकर्ताओं ने सिलाई सेंटर का किया उद्घाटन में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी हुई शामिल। सिलाई सेंटर खुलने से महिलाओं को मिलेगा लाभ। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में कार और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। रामनगर में नशे को लेकर प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है अभियान। चलाया जा रहा है। पुलिस चौकी इंचार्ज ने कंदाला इलाके में अवैध शराब की पकड़ी भट्टी। 200 लीटर कच्ची शराब भी हुई बरामद। अल्मोड़ा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में एसएमडीडीसी के सदस्यों के लिए संकुल स्तरीय 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण का शुभारंभ। नोडल अधिकारी ने कार्यक्रम में हुए वो शामिल। और अल्मोड़ा में ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने रेलवे में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित युवक से 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की थी ठगी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। खटीमा के ग्राम सभा बगहा चौवन में एकल अभियान के कार्यकर्ताओं की तरफ से सिलाई सेंटर केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें सीएम धामी की पत्नी गीता धामी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान लोगों ने गीता धामी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एकल अभियान के कार्यकर्ताओं ने गीता पुष्कर धामी को संबोधित करते हुए कहा कि बगहा चौवन में विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर कार्य कर रहे हैं और हमारा खटीमा पूरे उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ और उत्तराखंड पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ बनाने का सपना है, जिसे आप सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में श्रीमती इंदिरा चंद कैलाश मनराल, भुवन चंद पांडे, शांति पांडे, मंजू शर्मा, भगवती जोशी, उमेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। जाना पड़े तो यहाँ से। तो वहीं रामनगर के ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवा दिया और साथ ही मृतक युवक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में घटना से अब क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, कल शाम करीब 6:45 बजे का मामला है। पीरू मदारा के पास एक जैन स्टीलो कार और एक मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हुई थी, जिसमें कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका नाम दीपक पंत पुत्र श्री CS पंत निवासी जस्सा गांजा चिल्किया के हैं, जिनकी मृत्यु हो गई थी। मौके पर पुलिस ने पहुंच के सबको पोस्टमार्टम हेतु CHC रामनगर पहुंचाया गया है। तो वहीं रामनगर में नशे को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशानुसार जिले भर में चलाए जा रहे नशा के खिलाफ अभियान के तहत रामनगर के CO बलजीत सिंह भाकुनी के पर्यवेक्षण में पीरूमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज ने कंदाला इलाके में अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने शराब बनाए जाने वाली भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है, जिसे पुलिस ने अब नष्ट कर दिया है। तो वहीं पुलिस आने से पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। तो वहीं चौकी इंचार्ज ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जो है लगातार जारी रहेगा और साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी इलाके में अवैध कच्ची शराब और नशे का कारोबार चल रहा है तो उसकी सूचना तत्काल
जो पुलिस है उन्हें दी जाए। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। तो वहीं नशे के सौदागरों के खिलाफ पूरी पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो सर डंडा निकाल दो, पूरा डम खाली जाओ सर यहाँ ये नैनीताल में फर्स्ट प्रदेश मोदी द्वारा नशे के प्रति अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आज पुलिस द्वारा कांदला के जंगल में एक भट्टी पकड़ी गई थी, जिसमें लगभग 5000 लीटर लाहन मौके पर बरामद हुआ था, जिसको मौके पर पुलिस द्वारा नष्ट किया गया और जो उपकरण बरामद थे उनको भी मौके पर नष्ट किया गया है। यह अभियान अभी जारी। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के संकुल सुमांड के राजकीय इंटर कॉलेज में एसएमसी एसएमडीसीसी सदस्यों के लिए संकुल स्तरीय 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य मोहन चंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दीप प्रज्वलित कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को घर से ही सामाजिक संस्कारों से परिचित कराना हर माता पिता का कर्तव्य है, जिससे वे आगे चलकर समाज और देश निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। प्रशिक्षण के पहले दिन पर ओमकार सिंह ने शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, शिक्षा का अधिकार, बाल संरक्षण और अधिकार, एसएमसी एसएमडीसी के गठन, विद्यालय नामांकन और ठहराव, बाल गणना और भोजन संचालन में भूमिका पर चर्चा भी की। और इस दौरान टुकनोली के प्रधानाध्यापक सतीश शुक्ला ने विद्यालय में छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से जुड़कर कुछ अनुभव भी साझा किए। इस मौके पर प्रशिक्षण के पहले चरण में संकुल समन्वयक जयपाल असनोड़ा, सुरेंद्र पाल और तमाम जो लोग थे वो मौजूद रहे। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के क्वांटम विश्वविद्यालय में पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली रूप से उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए और साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर त्रिनिदाद और टोबैंगो गणराज्य के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल और आईएमटी गाजियाबाद निर्देशक डॉक्टर विशाल तलवार कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा में 624 उपाधि और जो डिग्रियां थी वो प्रदान की गई। तो वहीं छात्र उपाधि लेकर बहुत खुश नजर आए। छात्रों को विशिष्ट अतिथि की तरफ से डिग्री और मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो वहीं दीक्षांत समारोह के अवसर पर क्वांटम यूनिवर्सिटी के चांसलर अनिल गोयल ने कहा कि भविष्य की शुभकामनाओं के साथ छात्रों को डिग्री प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि क्वांटम विश्वविद्यालय के लिए पहले दीक्षांत समारोह पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का मंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करना था, पर किन्हीं कारणों से वो वहां नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल रूप से छात्रों को बधाई दी है और संबोधित किया है। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को उपाधि से सम्मानित भी किया गया, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है। राज्य के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, इस राज्य के आपदा मंत्री, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी आज हमारे मुख्य अतिथि थे और वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। वो पैठानी में कल उनको किसी वजह से जाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 4-5 दिन बाद प्रोग्राम है उत्तराखंड में, तो उन्होंने ऑनलाइन हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी और आज हमने 600 प्लस स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी हैं। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह ने ऑनलाइन कॉन्वोकेशन किया है। क्वांटम यूनिवर्सिटी ने बहुत एफर्ट्स करके ऑफलाइन एक फिजिकल किया है, उसका अलग एक इम्पैक्ट रहता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी यंग वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी है और यंग वाइब्रेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा एजाइल होती हैं, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती हैं, ज़्यादा डायनामिक होती हैं और वो फॉरेन जब फ्यूचर हायर एजुकेशन का जो है, अगर आप डायनामिक हो, अब अगर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो होगी, जहाँ वो बच्चों को एक्सपेक्टेशंस जो आगे की हैं, वो यंग सेटअप्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाए। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी पर अपनी
स्थिति साफ करे। दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एक तरफ कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट देंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि हम ना महिला ना फिर युवा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस स्टेट में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। दीप्ति रावत ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तराखंड के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। साथ ही दीप्ति रावत ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करती हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो सभी महिलाओं से जुड़ी हुई होती है। महिलाएं खुद को उन कार्यक्रम में जुड़ा हुआ समझती है। कांग्रेस पार्टी को यही बात खलती है कि महिलाएं खुद को मोदी जी के साथ जुड़ी हुई क्यों समझती है। 70 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मुहैया कराई। महिलाओं की सबसे मूलभूत सुविधा शौचालय जिसकी जरूरत थी, वो अगर किसी को याद आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी को याद आया। इस तरह की योजनाएं से महिलाओं खुद को प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई महसूस करती है। दीप्ति रावत ने आगे कहा कि चाहे महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने की बात है, कोविड-19 दौरान जब लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे, उनके घर पर फ्री राशन पहुंचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को उस योजना से जोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। कि भारत जैसे देश में कैसे खाद्यान्न की न कोई कमी हुई इस दौरान, पैंडेमिक के दौरान, और ना ही और कैसे के इतने हजारों करोड़ों लोगों को खाद्यान्न, फ्री खाद्यान्न दे पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आज महिलाओं को मिल रही हैं और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज भी कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्वाइन भी करना चाहेंगी। और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को क्योंकि सब समझ चुके हैं और महिलाएं भी इसको भली भांति जानती हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में ठगी करने का मामला निकलकर सामने आया। आपको पता है कि रेलवे में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि बीते दिनों एक युवक ने थाने में मामले की शिकायत की थी और साथ ही पीड़ित ने शिकायत में एक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीते दिन आरोपी ने पीड़ित से रेलवे के नाम पर नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 1,35,000 रुपए उससे लिए थे। वहीं काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद युवक की नौकरी नहीं लगी, तब पीड़ित को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की गई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही अब पुलिस जांच के दौरान आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। तो वहीं बाजपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विशेष पुनर्शिक्षण अभियान के तहत उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई बूथों और तहसील भवन में बने डाटा एंट्री कक्ष का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने लोगों से अभियान में भाग लेने की अपील भी की है। आपको बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार की तरफ से विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत समस्त बीएलओ को बूथ स्तर पर कार्य करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसी के चलते बीएलओ की तरफ से किए जा रहे कार्यों का जायजा करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र बाजपुर इंटर कॉलेज में बने बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीएलओ की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने तहसील भवन में बने डाटा एंट्री कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 30 नवंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें सभी बीएलओ को अपने बूथों पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते निरीक्षण किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ही लोगों ने अभियान में भाग लिया है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अन्य लोगों को भी अभियान में भाग लेने की ज़रूरत है। इसी बीच उन्होंने 18 साल से ज़्यादा उम्र और नवनिर्वाचित महिलाओं से अभियान में भाग लेने की जो अपील है वो भी की है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो हमारा विशेष पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चल रहा है, उसमें 27 और 28 को निर्देश थे कि सारे बीएलओज अपने बूथों पर बैठेंगे और वहाँ पे जो भी
फॉर्म 6, 7, 8 उसको विशेष अभियान चलाकर प्राप्त करेंगे, मौके पे ही प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसकी फीडिंग होती है। तो आज हमने लगभग 12 बूथों का अभी तक निरीक्षण कर लिया है, जिसमें गदरपुर और बाजपुर दोनों तहसीलें शामिल हैं, दोनों विधानसभा शामिल हैं और यहाँ पे जो एंट्री हो रही है उसको भी हमने देखा है। तो वहीं कोरोना संक्रमण फैलने के कारण बंद हुई भारत नेपाल मैत्री बस सेवा का करीब 19 महीने के बाद संचालन अब दोबारा शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच वाहनों का संचालन बंद था, जिस कारण भारत और नेपाल मैत्री बस सेवा भी बंद कर दी गई थी, जिससे अब फिर से सुचारू कर दिया गया है। इस बस सेवा के शुरू होने पर जहां स्थानीय कांग्रेस के पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने आपत्ति जताई है और साथ ही उन्होंने इसे शारदा बैराज पुल और देश के लिए हानिकारक बताते हुए इस सेवा की आड़ में डग्गा मार बसों के संचालन से होने वाले स्थानीय परिवहन निगम के घाटे गिनाए हैं। तो वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए टनकपुर उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्तलिया ने कहा कि मैत्री बस सेवा दोबारा से शुरू हुई है, जिसके तहत भारत और नेपाल सरकार की तरफ से तय मानकों के अनुरूप 4 नेपाल की और 2 उत्तराखंड और 1 उत्तर प्रदेश की बस का संचालन होगा और साथ ही बस सेवा की आड़ में चलने वाली डग्गा मार बस और गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत खतरनाक है। जो पुल हमारा वहाँ बना है उसकी पुल की मियाद खत्म हो गई, उसमें 10 टन से ऊपर के वाहन नहीं जा सकते, गुजरने का मना किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट बस उससे गुजर रही है। उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। साथ ही साथ स्थानीय हितों पे स्थानीय जो वहाँ के व्यापारी हैं, छोटे टुक चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, उनकी रोजी रोटी पर भी इससे असर पड़ा। भारत नेपाल जो मैत्री बस सर्विस है वो कोविड के टाइम पे बंद हो गई थी। अभी हाल ही में वो दोबारा शुरू हुई है। इस संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर जो समस्त एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी एक बैठक भी ली गई थी, जिसमें कि उत्तराखंड रोडवेज और पुलिस विभाग है और कस्टम्स और SSB के लोगों ने प्रतिभाग किया था। इसमें ये हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जो बसें हैं, जिसमें कि 4 बसें नेपाल की और 2 बसें उत्तराखंड की हैं और 1 बस यूपी की है, इन बसों के संचालन किया जाएगा। और लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि यह भी हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ जो बसें हैं वो विदाउट परमिशन यहाँ पे चल रही हैं, तो हमारे द्वारा इसमें एक कड़ाई से चेकिंग की जा रही है बॉर्डर पे। तो वहीं गढ़वाल में बीते 4 दिनों से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में ठहरे हुए हैं और साथ ही छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यकाल में कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। प्रशासनिक कार्य जो है नहीं होने के चलते उत्तराखंड के विभिन्न जिलों और बाहरी राज्यों से अपनी डिग्री, PhD, थीसिस जमा कराने के लिए पहुंच रहे छात्रों को ऐसे ही वापस लौटना पड़ रहा है। प्रशासनिक भवन बंद होने के कारण बाहर से आए छात्रों को बीते 3 दिनों से अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकना भी पड़ रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील भी की है। कुलपति ने कहा कि इस समय छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है और उन्होंने कहा कि UGC के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा कि छात्र परिषद गढ़वाल विवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए 30 नवंबर को EC की मीटिंग भी कराने की बात हुई है, लेकिन फिर भी छात्रों ने 30 नवंबर तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। छात्रों का कहना है कि आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उन्हें लिखित में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर आश्वासन नहीं दिया जाएगा। कि जैसे सब लोग जानते हैं कि हम लोग पूरी रात इस नवंबर की सर्दी रातों में सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और हम सब लोगों की एक ही मांग थी कि छात्र संघ चुनाव यहाँ पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति हो। इस बात को लेकर आज सारे चीफ प्रॉक्टर की टीम DSW वाइस चांसलर को यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने यही बात कही है कि आप एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलिए और हम लोग ये तय करेंगे कि छात्र संघ चुनाव कब होना है। उन्होंने जो छात्र परिषद का निर्णय किया है, उन्होंने शायद UGC भी उसको भेजा है। वो कह रूप से सभी छात्रों को हम मानते हैं कि दिक्कत हो रही है, बहुत से जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं।
हम भी मजबूर हैं। छात्र संघ के चुनाव अगर ये लोग करा देते, ये नौबत ही नहीं आती आंदोलन करने की। आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय ने ऐसा फरमान जारी किया। अगर ऐसा फरमान ही जारी नहीं होता तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, स्पष्ट तौर पे छात्रों को हमने बताया है, छात्रों के आंदोलन के हम कोई विरोधी भी नहीं है और न ही छात्रों के विरोधी हैं, क्योंकि छात्र तो हमारे ही हैं ना, उन्हीं से तो विश्वविद्यालय है। तो उनकी जो मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, तो वर्तमान समय में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। एक तो एडमिशन प्रोसेस ऑन है, मेरिट लिस्ट अभी कई जगह आई नहीं है, अभी बीएड की काउंसलिंग 3 तारीख से शुरू होने वाली है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं। मतलब मैं कोटद्वार से आई हूँ, मैं एफिलेटेड कॉलेज से पीएचडी कर रही हूँ और मेरा फाइनल सबमिशन होना था और आज जिसकी ड्यू डेट थी, लेकिन हम 3-4 दिन से आने का ट्राई कर रहे हैं, बट प्रोटेस्ट की वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो बाहर ही हैं, अंदर जा नहीं पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी स्कॉलर्स हैं वो भी अंदर नहीं आ पा रहे। इस वजह से सारा काम अटका हुआ है और मेरा भी काम नहीं हो पाया। तो आज मैं वेट कर रही हूँ कि लास्ट मिनट तक अगर कोई समझौता होता है दोनों लोगों के बीच में। पहली बार कुमाऊं दौरे पर पहुंचे पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हल्द्वानी पहुंचे, जहां गैर वैशाली कॉलोनी में कुमाऊं की पारंपरिक वेशभूषा पहने महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच आचार्य भुवन चंद्र त्रिपाठी के साथ तमाम आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच स्वामी जी की राह में फूल भी बिछाए। इस दौरान शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दिया। तो वहीं शंकराचार्य जी ने जन संवाद के तहत भक्तजनों के सवालों के जवाब दिए और उनकी शंकाओं को भी दूर किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीति की वजह से भविष्य में उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि के स्थान में कुछ दूरी पर मुसलमानों को जमीन दी गई है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक के आवास पर पहुंचे शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके उत्तराखंड आगमन से ही सब धन्य हो गए हैं और उनके मार्गदर्शन में धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। गौ माता की गोहत्या। पूज्य भगवान शंकराचार्य जी का आगमन आज बिठोरिया ग्राम सभा के कालाढूंगी विधानसभा में नैनीताल जनपद में उत्तराखंड में हुआ है। पूरा उत्तराखंड के क्षेत्र की जनता धन्य है। जिस तरह से प्रश्नोत्तरी का ये काल चल रहा है, अपनी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से शंकराचार्य जी हम सबको ज्ञान से अवगत करा रहे हैं। अपने अपने प्रश्नों के माध्यम से वो श्रेष्ठ है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन आज यहाँ पर हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जसपुर दौरे पर जाने वाले हैं। तो वहीं सीएम धामी के आगमन को लेकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि 30 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जसपुर में कार्यक्रम पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए स्थानीय भाजपाइयों ने पूरी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव अरोरा ने जसपुर मंडी समिति परिसर में पहुंचकर सीएम धामी की तैयारियों का जायजा लिया है। इसी बीच जिला अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान समितियों का गठन भी किया गया। तो वहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को 20-20 बूथों से लोगों को लाने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। उन्होंने किसान, श्रमिक, महिलाओं की टोली बनाकर कार्यक्रम स्थल तक लाने को कहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए। तो वहीं कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र वासियों में उनकी रैली को लेकर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो वहीं जिला अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी दी है। नवंबर को प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जसपुर विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर उत्साह है। जिस प्रकार से वो जन कल्याणकारी नीतियाँ ला रहे हैं सभी वर्गों के लिए, अभी उन्होंने भोजन माताओं का मानदेय बढ़ा दिया, आंगनबाड़ी की हमारी बहनों का मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, ग्राम प्रधान, उप प्रधान, जिला पंचायतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे 22,000 नौकरियों की हो, उनके उन्होंने जो है शासनादेश कर दिए, उनकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे कल्याण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री
तो वहीं गरीब लोगों की मदद के लिए कई निजी संस्थान अपनी मदद की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जसपुर में समाज सेवी अजय अग्रवाल लगातार जनता की सेवा में अग्रसर है। आपको बताएं कि कोरोना काल में भी लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने वाले समाज सेवी अजय अग्रवाल ने पिछले 3 दिनों से गरीब लोगों को कंबल बांटे हैं, जिसमें लगभग 2100 लोगों को कंबल का लाभ जो है वो मिल चुका है। तो वहीं समाज सेवी अजय अग्रवाल का कहना है कि जनता की लगातार सेवा मेरी तरफ से की जा रही है, जिसमें कंबल वितरित किए गए हैं। इसमें पहले भी जनता की सेवा में करता आया हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ई रिक्शा चालकों को गर्म जर्सी वितरित जो है वो की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सक्षम लोग ऐसे ही एक दूसरे की समस्याओं को समझते रहेंगे तो गरीब लोग अपने आप में सक्षम महसूस करेंगे। तो परिणय वाटिका के हॉल में जो नगर क्षेत्र था और मोंगड़ावरा क्षेत्र था और जो सामाजिक संस्थाएं थी उनको द्वारा जो हमने स्लिप दी थी करीब 750 कंबल 25 तारीख को बांटे। और कल जो हमारा अहमदनगर न्याय पंचायत और भरतपुर न्याय पंचायत जो प्रधानों के द्वारा हमने स्लिप बंटवाई थी करीब 850 कंबल हमने कल बांटे। और आज इस स्वागत मंडप के हॉल में और जो मेघावाला न्याय पंचायत और पूरनपुर न्याय पंचायत करीब 550 कंबल आज बट रहे हैं। ये करीब 2125 कंबल 3 दिनों में बांटे। तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तो वहीं काशीपुर विधानसभा सीट पर ही आपसी कलेश देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि भाजपा के पूर्व सांसद काशीपुर विधानसभा सीट पर निगाह जमाए हुए हैं, जिसको लेकर उनका शक्ति प्रदर्शन जारी है। तो वहीं पूर्व सांसद बलराज पासी के शक्ति प्रदर्शन से काशीपुर विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि नंगे बाबा रोड स्थित एनएच की सड़क का निरीक्षण करने आए विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि आने वाली शक्ति प्रदर्शन जो पूर्व सांसद बलराज पासी की तरफ से किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन को तो एक आम बात है, जबकि जनता भोली भाली जनता है, इनका भला कौन करेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।